Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter The Making of a Global World। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों की लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो इस क्लास में हम इस चैप्टर के जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज एंड हियर वी आर अगेन विद अवर न्यू वीडियो फ्रॉम द चैप्टर एंड दैट इज रिलेटेड टू द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स बेटा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी से बिलोंग करेंगे बेटा। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, इनका प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आंसर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए होंगे बेटा, प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे, तो उन प्रीवियस ईयर के उन सबको हम करने वाले हैं बेटा। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के से पहले हम एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और इनको अंडरस्टैंड करते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ राइट इन ब्रीफ में लिखना है बेटा। तो दैट इज नॉट ए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। तो आपका ये लॉन्ग आंसर नहीं होगा। तो आपको ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को संक्षेप में लिखते हो कि उसमें वर्ड्स की मात्रा जो आपको लिमिटेड रखनी है, तो दैट इज नोन एज ब्रीफ एंड दैट इज नॉट द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इट इज योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें आपको बताना है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज। First of all, in order to understand the questions, we have to understand what is the meaning of global exchange। कि ग्लोबल एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे बेटा। ग्लोबल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बेटा, जब कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो उसको हम ग्लोबल एक्सचेंज बोलते हैं। और इस ट्रेड में बेटा आपकी गुड्स जो होते हैं बेटा, वो गुड्स भी आपकी क्या होती है बेटा, आपके गुड्स को भी क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। रॉ मटेरियल होते हैं बेटा, रॉ मटेरियल्स को भी क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। विच टुक प्लेस ओवर द 17th सेंचुरी के बारे में बताना है बेटा। जब ग्लोबल एक्सचेंज हुआ तो इसका मतलब जहां पे व्यापार हुआ जब दो कंट्रीज के बीच में हुआ बेटा, तो उसके बारे में आपको बताना है बेटा। चूजिंग वन एग्जाम्पल फ्रॉम एशिया, तो आपको दो एग्जाम्पल्स लेने हैं, वन फ्रॉम एशिया एंड वन फ्रॉम अमेरिका। तो एक आपको लेना है बेटा एशिया से और एक आपको लेना है अमेरिका से। तो हमें ग्लोबल एक्सचेंज के बारे में बताना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा, तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है बेटा सिल्क रूट बेटा। तो इसमें जैसे सिल्क रूट का हम एग्जांपल लेंगे एशिया से बेटा, तो यूरोप को या जैसे अमेरिका की कंट्रीज को कनेक्ट करता था बेटा एशिया के साथ। और इसको सिल्क रूट इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसके ऊपर जो ट्रेड होता सिल्क का बहुत ज्यादा होता था, तो इसका नाम पड़ा बेटा। तो हम इसमें ये भी जानेंगे कि सिल्क रूट का नाम तो था बेटा किसने दिया था, सिल्क रूट का नाम कब दिया गया था और इसको सिल्क रूट क्यों बोला जाता था। तो एक जब हम एग्जांपल फ्रॉम एशिया देखेंगे तो ग्लोबल एक्सचेंज जब यहाँ पे एशिया का आता है बेटा और एग्जांपल ऑफ एशिया, तो सबसे पहले नाम आता है बेटा सिल्क रूट का। तो ग्लोबल एक्सचेंज में जो सबसे पहले आता है बेटा। तो देखिए एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज व्हिच टुक प्लेस बिफोर द 17th सेंचुरी में हुए बेटा। तो एग्जांपल फ्रॉम एशिया से अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है बेटा सिल्क रूट बेटा। सबसे पहला क्या नाम आता है, सिल्क रूट। तो एक बार हम सिल्क रूट के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि कब इसका ओरिजिनेट हुआ था, किसने इसका नाम दिया था, इसको सिल्क रूट क्यों बोला जाता है, इसका सिल्क रोड जो नाम था बेटा कब पड़ा था और ये किस किस को कनेक्ट करता था बेटा। तो वो हमारे मेन फोकस होंगे बेटे एरियाज के सिल्क रूट के बारे में पढ़ने के बारे में। वैसे मैं आपको वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बता चुका हूँ कि सिल्क रूट सबसे पहले क्या था, किन चीजों को ये कनेक्ट करता था, कहाँ से कहाँ तक ये सिल्क रूट आपका जाता था बेटा। तो इनके बारे में हम वैसे तो हम क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं बेटा। देखो फ्रॉम द सेकेंड सेंचुरी बीसी टू द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी एडी। तो हम सेकेंड सेंचुरी बीसी और देखो एडी, बीसी का मतलब होता है बेटा बैक में जाएंगे तो हम कहा बीसी से, और 14th सेंचुरी एडी, एडी का मतलब आ जाता है बेटा अब आपकी सेंचुरी फॉरवर्ड कंडीशंस में चल पड़ी है। तो अब आपको जैसे आपके ईयर्स चलते तो एडी होता था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीसी एंड एडी बेटा। तो बैक जब जाते हैं बेटा तो हम बीसी में बात करते हैं, जब फॉरवर्ड चलते हैं तो हम एडी की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रॉम द सेंचुरी बीसी टू द सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर टू द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी एडी तक एक ग्रेट ट्रेड रूट ओरिजिनेट हुआ बेटा, जिसको बोला गया बेटा जियान बोलते हैं, शियान जिसको बोलते थे बेटा इन द ईस्ट में, एंड एंडेड एट द मेडिटेरेनियन में आता है बेटा इन द वेस्ट में, लिंकिंग चाइना एंड द विद द रोमन एम्पायर के साथ जोड़ता है बेटा। कहाँ आता है, A great trade route आता originated from the Jian in the east and ended at the Mediterranean in the west, linking China with the Roman Empire के साथ जोड़ता था बेटा। ध्यान रखना कहाँ से ओरिजिनेटेड होता था ट्रेड रूट आपका, कि आपका बेटा ओरिजिनेटेड होता था बेटा शियान से बेटा, जिसको अभी शान बोलते हैं, इन द ईस्ट में, एंड एंडेड एट द मेडिटेरेनियन इन द वेस्ट में एंड होता था, जो कि चाइना को और रोमन के एम्पायर को एक साथ दूसरे के कनेक्ट करता था। बिकॉज सिल्क वॉज द मेजर ट्रेड प्रोडक्ट था। अब मेजर ट्रेड का जो प्रोडक्ट था ग्लोबल एक्सचेंज में वो किसका किया जाता था बेटा, सिल्क का किया जाता था। तो दैट्स वाई इसका नाम जो था बेटा
तो दैट्स व्हाई ट्रेवल ऑन दिस रोड, सो इट नेम्ड एज द सिल्क रोड। ये 1877 में इसका नाम सिल्क रोड पड़ा, एंड दैट इज बाय द जर्मन जियोग्राफर दैट इज फर्डिनेंड वियो रिचहोफन ने इसका नाम रखा था बेटा। क्या नाम था? फर्डिनेंड वोन रिचहोफन, जिन्होंने इसका नाम था बेटा, जो कि जर्मनी के जियोग्राफर थे, जिन्होंने इसका नाम क्या रखा था बेटा? सिल्क रोड नाम रखा था। और ये कब की बात थी हमारी? ये बात थी हमारी 1877 की बात थी। तो जब यहाँ पे मेजर प्रोडक्शन जो था बेटा, जो मेजर ट्रेड होती थी, वो किसकी होती थी? सिल्क रोड की। दैट्स व्हाई इसका नाम सिल्क रूट पड़ा था। और कब रखा था? 1877 में। जर्मन जियोग्राफर जिसका नाम था बेटा फर्डिनेंड वोन रिचहोफन नाम था। तो एंशिएंट रूट ओनली सर्कुलेटेड गुड्स बट आल्सो एक्सचेंज द। अब ये सिर्फ गुड्स को सर्कुलेटेड नहीं करता था। ये तो देखो रूट्स में अगर आपकी बात होगी बेटा, अगर मैं ट्रेड में बात करूंगा तो जहां पे ट्रेड का एक्सचेंज होता है तो वहां पे देखो ट्रेड करने के लिए लोग ट्रेवल करते हैं। अगर जहां पे लोग पीपल्स आपके ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ साथ उनकी जो बीमारियां हैं, उनके साथ साथ जो उनकी बीमारियों के साथ उनके डिजीज के साथ साथ उनके जो कल्चर्स हैं, उनके जो वो नॉलेज है बेटा, या जो उनकी स्पिरिट है बेटा, उनके जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं, ये सारी चीजें भी बेटा एक्सचेंज होती हैं। क्योंकि व्यापार करने के लिए चीजें खुद ब खुद तो जाती नहीं है। अब पहले के टाइम में जैसे व्यापार में सारे के सारे मॉडर्न आपके इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो उस टाइम पे बेटा रूट में बहुत सारे लोगों का भी ट्रेवल होता था बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो वहां पे एक बेटा 1877 में जर्मन जियोग्राफर थे बेटा, जिन्होंने नाम रखा था इसका क्या? सिल्क रोड। तो वहां पे ये बताना चाहता है बेटा, नॉट ओनली सर्कुलेटेड गुड्स, ऐसा मत सोचना कि आपकी गुड्स ही सर्कुलेटेड होती थी, बट आल्सो एक्सचेंज द स्प्लेंडेड कल्चर्स हो गए बेटा, चाइना के, इंडिया के, पर्सिया के, या अरेबिया के, या ग्रीक या रोमी, सारी की सारी कंट्री अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट टाइम के अकॉर्डिंग दी गई है। तो वहां पे उनके स्प्लेंडेड कल्चर्स भी आपके एक्सचेंज होते थे। तो एंशिएंट रूट नॉट ओनली सर्कुलेट गुड रूट को उसका सर्कुलेट नहीं करता था, बल्कि किस चीज को बेटा? उनके कल्चर को भी सर्कुलेट करता था। चाइनीज सिल्क कार्गोज यूज टू ट्रेवल द सिल्क रूट्स बेटा। तो चाइनीज के जो सिल्क कार्गोज थे बेटा, वो क्या करते थे बेटा? ट्रेवल करते थे सिल्क रूट्स में बेटा। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेम एज सिल्क रूट, इसका नाम पड़ा था। लेटर चाइनीज पोट्री, टेक्सटाइल्स and spices from India and Southeast Asia also travel through these routes बेटा। तो लेटर चाइनीज की जो पोट्री थी बेटा, या टेक्सटाइल्स थे बेटा जो, या फिर स्पाइसेस थे बेटा इंडिया से या साउथ ईस्ट एशिया से, इन्होंने भी ट्रेवल किया इस रूट्स के द्वारा। तो यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी इस बात के साथ असमंजस में ना रहना, इसमें डाउटफुल नहीं रहना है कि अगर उसका नाम सिल्क रूट था तो वहां पे मेजर आपका जो ट्रेडिंग का पार्टनर आप बोल सकते सिल्क होता था। लेकिन उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ चीजों का ही एक्सचेंज होता था, उसके साथ साथ कल्चर का भी एक्सचेंज होता था। और गुड्स में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ सिल्क नहीं था, उसके साथ साथ चाइनीज पोट्री का, या फिर टेक्सटाइल्स की बात करें, या स्पाइसेस की बात करें इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया से, इन चीजों का भी ट्रेवल हुआ था बेटा। In return, precious metal, gold and silver also flowed from Europe to Asia। इसके रिटर्न में बेटा प्रीसियस मेटल्स के साथ व्यापार होता था, तो गोल्ड और सिल्वर ने फ्लो किया बेटा यूरोप से एशिया की तरफ। For century before the Indian Ocean had known a vibrant trade। Vibrant का मतलब that is very knowledgeable, and vibrant का मतलब होता है कि जिसमें जो बिल्कुल मतलब एक्टिव हो बेटा ट्रेड। ऐसा नहीं है कि बहुत कम ट्रेड हो रहा है, वाइब्रेंट ट्रेड का मतलब बहुत अच्छा खासा व्यापार हुआ, तो उसको वाइब्रेंट ट्रेड बोलते हैं। विद गुड्स, पीपल्स, नॉलेज, कस्टम्स। अब देखो सारी चीजें एक साथ ही बोल दी है, गुड्स का भी होता था, पीपल्स का भी होता था, नॉलेज का भी होता था, कस्टम्स भी जाते थे, कल्चर्स भी जाते थे, ट्रेडिशंस भी जाते थे। तो इसके साथ में इसके साथ साथ ट्रेडिशंस और कल्चर्स को भी मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, क्रॉसिंग इट्स वाटर को जो क्रॉस करता था। सिल्क रूट हेल्प इन द लिंकिंग एशिया विद यूरोप। तो इसने एशिया को जोड़ा यूरोप के साथ एंड नॉर्थ अफ्रीका के साथ। बुद्धिज्म हैज एमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया आल्सो सेपरेटेड इन सेवरल डायरेक्शन में। जो ईस्टर्न इंडिया से एमर्ज हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो उसने भी वो भी बेटा सेपरेट हुआ सेवरल डायरेक्शन में, इंटरकनेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट्स ओनली। तो ये जो इंटरकनेक्शन पॉइंट थे बेटा, अब बुद्धिज्म के लोग अब जब वो ट्रेवल कर रहे हैं बेटा, जैसे किसी को धर्म का प्रचार करना है, तो उसके लिए बेटा जो उससे रिलेटेड जो पीपल्स थे बेटा, वो भी क्या करते थे? ट्रेवल करते थे। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है ना कि सिर्फ व्यापार के लिए ही ट्रेवल होता था, नहीं। उसमें आपका जो आपका धर्म है उसको सेपरेट करने के लिए, आपके रिलीजन को सेपरेट करने के लिए भी क्या होता था बेटा? ट्रेवल होता था। तो दैट इज नोन एज बुद्धिज्म, जो कहां से एमर्ज हुआ था बेटा? ईस्टर्न इंडिया से, जिसको एमर्ज किया गया था।
अब सेकंड आता था, ये तो कि आपकी बेटा फर्स्ट कंट्री, दैट इज एग्जांपल फ्रॉम, हमने एशिया का लिया है, तो क्या एक बार हम दोबारा अगर क्वेश्चन पे नजर डालें तो गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज हमें बताने थे बिफोर 17th सेंचुरी में, जिसमें एक एग्जांपल हमें लेना था बेटा एशिया का एंड वन फ्रॉम द अमेरिका का। तो नाउ इट इज द टाइम ऑफ द अमेरिका एंड फ्रॉम द अमेरिका दैट इज कनेक्टेड टू द फूड्स बेटा। तो किससे कनेक्टेड था बेटा? फूड से। तो जैसा कि आपको पता है अमेरिका को एक्सीडेंटली फाइंड किया था बेटा कोलंबस ने बेटा। तो कभी भी डिस्कवरी ऑफ अमेरिका आती कॉन्टिनेंट ग्रुप में तो किसने फाउंड किया था बेटा? कोलंबस ने, दैट इज आल्सो एक्सीडेंटली फाउंड किया था। तो उसके बाद बेटा उसमें देखो ये अलग अलग बातें आती हैं कि उनके ऊपर कॉलोनी बनाया गया अमेरिका को, किसके द्वारा? यूरोप के द्वारा। लेकिन उसके साथ साथ वो एक अलग टॉपिक आता है, लेकिन उन्होंने जैसे ही अमेरिका को यूनिफाइड किया तो फूड का एक ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, फूड के आइडियाज को बेटा क्या किया गया था? शेयर्ड किया गया था। जैसे स्वीट पोटैटोज के बारे में या चिलीज के बारे में या ग्राउंडनट्स के बारे में हमें पता लगा था, कहां से? अमेरिका से बेटा। तो अब यहाँ पे देखते हैं फूड से कैसे रिलेटेड था बेटा अमेरिका, तो उसके बारे में बताना है। Many of the our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomato, chili, sweet potatoes। मैं एक बार दोबारा फिर पढ़ता हूँ, क्या क्या पोटैटोज की बात करो तो इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं स्वीट पोटैटो को, तो इन दोनों को एक साथ में लीजिए, पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज, या फिर सोया या ग्राउंडनट हो गया या मेज हो गया, टोमेटो या चिलीज हो गया। टमाटर और जो चिली आपकी मिर्ची है उनको एक साथ लीजिए, टोमेटोज एंड चिलीज, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटोज एंड सोया ग्राउंडनट एंड मेज बेटा। तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। तो पोटैटोज के साथ आप कनेक्ट कीजिए स्वीट पोटैटोज को, और दूसरे हम जैसे सोया ग्राउंडनट या मेज है बेटा, इनको एक साथ रखते हैं। सो वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर ओनली 5 सेंचुरी एगो, तक हमें इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था बेटा। दीज फूड्स ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप, इनको सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ बेटा यूरोप में, एशिया, आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर द वेस्ट कॉन्टिनेंट। जब कोलंबस ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था एक कॉन्टिनेंट को, दैट वुड लेटर बिकम नोन है, जिसको अमेरिका बोला गया। जिसको क्या बोला गया बेटा? अमेरिका बोला गया। इन फैक्ट ऑफ आवर कॉमन फूड केम फ्रॉम अमेरिका, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स बेटा अमेरिकन इंडियन से। तो हमें जो हमारा कॉमन फूड था बेटा दैट इज पोटैटो, या हम स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल करते हैं, टोमेटोज का भी, आप हमारे जितने भी भोजन वगैरह बनते हैं, यहाँ की जो डिशेज तैयार होती है सारी, सब में हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? हम पोटैटोज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, चिलीज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज और कॉमन फूड बेटा। तो ये हमारा कहाँ से आया था? अमेरिकन के इनहेबिटेंट्स बेटा, जो उस एरिया के, वो जो उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, दैट इज नोन एज इनहेबिटेंट्स को। एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज। तो जो हमारा फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, तो हमने दो एग्जांपल्स के बारे में बात की बेटा, ग्लोबल एक्सचेंज के बारे में, विच टुक प्लेस बिफोर द 17th सेंचुरी, से पहले बेटा, जिनके बारे में एग्जांपल हमें लेना था, एक एशिया से लेना था और एक हमें कहाँ से लेना था? अमेरिका से लेना था बेटा। तो उसके बारे में हमने बात की। अब उसके बाद आता है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा वो आपका क्या है? एक्सप्लेन द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। देखो जैसा कि आपको पता है अमेरिका को, जैसे हमने वीडियो में पढ़ा था बेटा, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि अमेरिका को एक्सीडेंटली फाइंड किया था कोलंबस ने। तो उसके ऊपर अब कोलंबस ने उसको फाइंड कर दिया तो उसके ऊपर नेटिवनेस बढ़ी और यूरोपियंस के लोगों ने उसको कोलोनाइज बनाने के लिए सोचा। अब अमेरिका को बाकी सारे वर्ल्ड के साथ वो कनेक्टेड नहीं था। तो अगर वो कनेक्टेड नहीं था तो कुछ ऐसी डिजीज थी बेटा जिनके प्रति वहां के लोग इम्यून बिल्कुल भी नहीं थे। तो उनमें से एक डिजीज आती है, दैट इज नोन एज स्मॉल पॉक्स आती है। तो जो यूरोपियन लोग थे, या तो वो कम या ज्यादा कितने भी बोले, वो इम्यून थे। इम्यून का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर वायरस के लिए आपकी बॉडी वो तैयार रहती है और उस पर्टिकुलर वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडीज को प्रिपेयर कर देती है, तो उसके प्रति आप इम्यून हो जाते हो। और इम्यूनिटी के साथ आप उसके जो भी जर्म्स वगैरह उनसे आपको डिजीज नहीं होती और उस डिजीज से आप बचे रहते हो। अब जैसा कि अमेरिका के बारे में बात की जाती है, जब यूरोप के लोग वहां पे गए तो अपने साथ साथ उन्होंने आपको उनको कॉलोनी बनाने से पहले अपने साथ जम्स को भी कैरिड किया। और जब जम्स के साथ वो इंटरकनेक्शन में अमेरिका के लोग आए बेटा, तो उस इंटरकनेक्शन में बेटा, तो उन मॉडर्न उसमें मतलब जब कोलोनाइजेशन के बनाने में उनकी बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी बेटा उसको वाइप्ड आउट कर दिया। स्मॉल चिकन पॉक्स ने उसको क्या कर दिया बेटा? वाइप्ड आउट कर दिया। तो इस प्रकार ही इसलिए बोला जाता है कि ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज के कारण बेटा कोलोनाइजेशन में हेल्प की थी अमेरिका में, और वहां के लोग ऑटोमेटिक उस डिजीज के खिलाफ बेटा बिल्कुल भी वो इम्यून नहीं थे। तो उसके साथ साथ हाँ ऐसा था बिल्कुल कि टोटली स्मॉल पॉक्स का नाम नहीं आता है,
लेकिन उसके साथ साथ बेटा इसने हेल्प बहुत ज्यादा की थी। तो उसमें देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं क्या दिया गया है। The global transfer of disease in the pre-modern world helped in the colonization of America because Native American Indians were not immune to the disease. वो immune नहीं थे disease के प्रति। That the settler and colonized brought with them, जो settlers थे बेटा वहां पे रहने वाले थे, या colonizers थे बेटा जो उसको कॉलोनी में कन्वर्ट करना चाहते थे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को उनके ऊपर थोपना चाहते थे, वो उसके प्रति इम्यून नहीं थे। यूरोपियन आर मोर और लेस इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। अब यूरोपियन ज्यादा कहें या कम कहें लेकिन वो इम्यून थे बेटा किसके प्रति, स्मॉल पॉक्स के प्रति। बट द नेटिव अमेरिकन्स हैविंग बीन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, से क्या थे बेटा वो कट ऑफ थे फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, हैड नो डिफेंस अगेंस्ट, उसके प्रति कोई भी डिफेंस नहीं था। These jumps killed and wiped out the whole communities को wiped out कर दिया, paving the way for foreign domination किया। weapons and soldier could be destroyed और capture बेटा, जो वेपन्स थे बेटा सोल्जर को डिस्ट्रॉयड किया गया, उनको कैप्चर किया गया। बट डिजीज कुड नॉट बी फोट अगेंस्ट, लेकिन डिजीज एक ऐसी चीज थी बेटा कि वो सोल्जर्स की तरह डिस्ट्रॉयड नहीं की जा सकती थी, बिकॉज द अमेरिकन हैज नो इम्यूनिटी फॉर इट, उसके लिए कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी, तो उसको डिस्ट्रॉयड या कैप्चर नहीं किया जा सकता था। बट डिजीज कुड नॉट बी फोट अगेंस्ट, तो डिजीज के खिलाफ लड़ा भी नहीं जा सकता था। By the mid 16th century, Europe defeated America not with military power। तो मिड 16th century तक बेटा यूरोप ने अमेरिका को डिफीट किया, नॉट विद ओनली मिलिट्री पावर के साथ साथ बेटा जम ऑफ स्मॉल पॉक्स दे ब्रॉट विद देम, लेकिन जम्स भी थे बेटा जो स्मॉल पॉक्स की जो अपने साथ वो लेकर आए थे। अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। बेटा बिल्कुल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट नहीं था, तो इसलिए उनके पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी, क्योंकि इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए पहले वो डिजीज आपको होगी, उसके बाद ही आपकी एंटीबॉडीज को क्रिएट करना स्टार्ट करती है। लेकिन जब कोई कनेक्शन ही नहीं था तो डिजीज के बारे में अमेरिकन को इसके बारे में पता ही नहीं था बेटा, तो कोई भी इम्यूनिटी उनके पास नहीं थी। स्मॉल पॉक्स प्रूव टू बी डेडली किलर फॉर देम, तो उनके लिए एक डेडली किलर साबित हुई थी। इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट में फैल गई एंड किल्ड डिवेस्टेटेड द होल कम्युनिटी को क्या कर दिया बेटा डिवेस्टेट कर दिया। दस पेविंग द वे ऑफ यूरोपियन कॉन्केस्ट, तो बेटा तो उसने पेविंग किया, एक रास्ता बनाया बेटा यूरोपियन कॉन्केस्ट का, ताकि यूरोपियन उसको कनकर कर सके, उसको कॉन्केस्ट कर सके, उसको हरा सके बेटा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था एट लास्ट में वही आ जाता है। तो ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज जो हुआ बेटा प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, तो उसने हेल्प किया बेटा कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका के ऊपर, इस प्रकार हम बोल सकते हैं। राइट, नोट ऑन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू अबॉलिश द कोन्स लॉ। बेटा सबसे पहले कोन का लॉ के बारे में समझिए, ये क्या था बेटा। इसको एस्टेब्लिश किया था बेटा ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने, कोन के ऊपर बेटा जो इंपोर्ट है उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद इस कोन लॉ को अबोलिश भी कर दिया गया था। इसको अबोलिश करने का कारण क्या था बेटा, ये ज्यादा क्वांटिटी में हो गया था, तो इसको जैसे ही इस कोन के लॉ को लगाया गया बेटा इसको, तो उसके बाद बहुत सारे जो आपके किसान वगैरह थे या आपके जो फार्मर वगैरह थे वो कहाँ पे चले गए बेटा, वो आपके आपके अनएम्प्लॉयड हो गए, तो सिटीज की तरफ जाना उन्होंने स्टार्ट किया, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो ग्रोथ ज्यादा हो गया। तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अब जो कोन लॉ को अप्लाई करना एक वाइज डिसीजन नहीं था, तो उसके बाद उसको अबोलिश कर दिया गया था। तो अब इसके अफेक्ट बता रहा है बेटा, इसका अफेक्ट क्या था बेटा। British government decision to abolish the Cones Law was the inflow of the cheaper agriculture crop from America and Australia। बेटा उसको abolish करना क्या था बेटा, इनफ्लो को रोक पाए वो। एक एग्रीकल्चर क्रॉप थी दैट इज कॉर्न, और वो बिल्कुल चीपर थी, तो इस फ्लो को रोकने के लिए बेटा अबोलिश द कोन लॉ वाज द इनफ्लो ऑफ द डिसीजन टू, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है बेटा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी। मैनी इंग्लिश फार्मर लेफ्ट देयर प्रोफेशन, तो इंग्लिश फार्मर ने अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया, एंड माइग्रेटेड टू टाउन्स एंड सिटीज की तरफ माइग्रेट किया। सम वेंट ओवरसीज, कुछ तो चले गए बेटा ओवरसीज में। दिस इनडायरेक्टली लेड टू द ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ। इनडायरेक्टली लेड टू द ग्लोबल एग्रीकल्चर, तो इसने ग्लोबल एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन हुआ बेटा, ताकि दूसरों के देशों के साथ एक कनेक्शन में आई और इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। एंड रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, क्योंकि लोगों को अब कुछ खेती में नहीं था तो कहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया बेटा, वो शहरों की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट। The British government finally abolished the Cones Law को क्या कर दिया बेटा, abolish कर दिया। This brought a lot of change आया बेटा वो ब्रिटिश इकोनॉमी में। And what would be the change, ये changes क्या क्या थे जिनके बारे में हम अभी आपको पढ़ाने वाले हैं। Food could be imported into Britain more cheaply, फूड बेटा बिल्कुल इम्पोर्टेड होने लगा मोर चीपली, देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, जो प्रोड्यूस होता था बेटा विद इन कंट्री में। ब्रिटिश एग्रीकल्चर फेल टू कंप्लीट विद द इंपोर्ट्स बेटा,
जो कंट्रीज थी बेटा ब्रिटिश एग्रीकल्चर वो फेल हो गई बेटा टू कंप्लीट विद द इंपोर्ट्स के साथ कंप्लीट करने में। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड थे बेटा वो अनकल्टिवेटेड हो गए, थाउजेंड ऑफ मेंस एंड वुमेन्स वो आपके अनएम्प्लॉयड हो गए, और लेड टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू द सिटी ओवरसीज, और इसके साथ बहुत सारे लोगों ने माइग्रेशन किया बेटा ओवरसीज में, तो एक ग्लोबलाइजेशन भी स्टार्ट हुआ। तो इसके इम्पैक्ट आपके ब्रिटेन की सरकार के ऊपर देख सकते हैं। राइट ए नोट ऑन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग द कमिंग ऑफ रिंडर पेस्ट। बेटा सबसे पहले रिंडर पेस्ट के बारे में जानिए बेटा। ये एक बीमारी थी जो कि कैटल्स से रिलेटेड थी, और इसने लगभग आपकी 90% कैटल्स को बिल्कुल समाप्त कर दिया था अफ्रीका में, तो जिसको नाम से दिया जाता है बेटा रिंडर पेस्ट बोला जाता है, और इसका बहुत ही भयानक इफेक्ट पड़ा था इसके ऊपर, अफ्रीका और उसकी कम्युनिटी के ऊपर। तो देखिए रिंडर पेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। रिंडर पेस्ट ए फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग था बेटा। क्या था? फास्ट सेपरेटिंग डिजीज थी सबसे पहले तो बात, और क्या था? कैटल का प्लेग था। अराइव्ड इन द अफ्रीका इन द लेट 1880 में ये आया था बेटा। इट हैड ए टेरिफाइंग इंपैक्ट ऑन द पीपल लाइवलीहुड्स के ऊपर। क्या था बेटा? इसके टेरिफाइंग इंपैक्ट था बेटा पीपल की लाइवलीहुड्स के ऊपर और लोकल इकोनॉमी के ऊपर। इट स्टार्टेड इन ईस्ट अफ्रीका में ये स्टार्ट हुआ था, एंड सून सेपरेट टू द अदर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट में फैल गया था। 1892 में बात करें तो इट रीच अफ्रीका अटलांटिक कोस्ट पे पहुंचा विद इन द 5 इयर्स के अंदर, रीच द केप, एंड इट सेपरेट थ्रू द इन्फेक्टेड कैटल्स बेटा, जो इंपोर्ट की गई थी फ्रॉम ब्रिटिश एशिया। अब ध्यान दीजिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट लाइन, इट सेपरेट थ्रू एन इन्फेक्टेड कैटल। ये किसके द्वारा सेपरेट हुआ था? जो इन्फेक्टेड कैटल को आपने इंपोर्ट किया बेटा ब्रिटिश एशिया को, टू फीड द इटालियन सोल्जर्स को फीड करने के लिए, इन्वेडिंग एरिट्रिया इन द ईस्ट अफ्रीका में, जो इन्वेड करने के लिए सोल्जर्स हुआ थे बेटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये कैसे पहला कैसे था बेटा? सबसे पहले रेंडर पेस्ट के बारे में बता दिया आपने, कैटल प्लेग था अफ्रीका में, लेट 1880 में आया था बेटा, लाइवलीहुड को लोकल इकोनॉमी को इंपैक्ट किया। अब ये क्या आया था बेटा अटलांटिक कोस्ट में, 5 साल के अंदर बहुत फैल गया था बेटा। सेपरेट थ्रू द, ये फैला किसके द्वारा था? इन्फेक्टेड कैटल्स के द्वारा। उनको कहां से इंपोर्ट किया गया? ब्रिटिश एशिया से इंपोर्ट किया गया। क्यों इंपोर्ट किया गया था? व्हाई इज द इंपोर्ट? क्योंकि टू फीड द इटालियन सोल्जर्स को, किसको फीड करने के लिए? इटालियन सोल्जर्स को। अब वो अफ्रीका में क्या कर रहे थे? वो इन्वेड कर रहे थे एरिट्रिया को इन द ईस्ट अफ्रीका में बेटा, उसको इन्वेड करने के लिए आए थे, उसको कॉलोनी बनाने के लिए आए थे। यूजिंग दिस सिचुएशन टू देयर एडवांटेज, कॉलोनाइजिंग नेशंस कंकर्ड की गई, सबडू अफ्रीका बाय मोनोपोलाइजिंग स्कार्स कैटल रिसोर्स रह गए बेटा। स्कार्स का मतलब होता है कम रह जाना बेटा, सोर्स रह गए, टू फोर्स अफ्रीकन इनटू द लेबर मार्केट में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसके इफेक्ट क्या क्या थे बेटा? रेंडर पेस्ट किल 90% ऑफ द कैटल को किल कर दिया, डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉयड कर दिया, कॉलोनियल गवर्नमेंट की पावर को स्ट्रेंथन किया, और अफ्रीकन को फोर्स किया गया लेबर मार्केट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कैटल उनके पास नहीं थी, तो उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था इकोनॉमी में। which earlier they were reluctant to do to evidence of land and lively stock का क्या होगा बेटा? लाइव स्टॉक क्या होता है? जो एनिमल्स को आप रियर करते हैं, जो एनिमल्स आप रियर करते हो, जिनका आप रिसोर्सेज के रूप में इस्तेमाल करते हो, दैट इज नोन है, इनको आप लाइव स्टॉक बोलते हैं बेटा, लाइव स्टॉक बोलते हैं। अब देखिए आगे, यूरोपियन कोलाजेदस कंकर्डेंस, सबडू अफ्रीका को क्या कर दिया बेटा? उसने सबड्यू कर दिया बेटा, कनकर्ड कर दिया बेटा। Write a note to explain the effect of the following: the death of the men working age in the Europe because of the world war। बेटा देखो, मैन ऑफ द वर्किंग एज का बात क्या थी बेटा? अब बहुत सारे लोगों का वॉर का इफेक्ट हुआ था, तो वर्किंग एज के ऊपर इसका इफेक्ट कैसे था, और किस तरीके से इसने जो यंग पीपल्स थे और जो फीमेल्स थे बेटा, उसको कन्वर्ट किया बेटा, वो उनको काम करना पड़ा एक अपने घर को चलाने के लिए, अपनी सब चीजों को करने के लिए, उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। The First World was the first modern industrial war था. It saw the use of machine guns, tanks, aircraft, chemical weapons. Millions of the soldiers had to be recruited from around the world में recruit किया गया and moved to the front line on the large ships और trains की front line में भेज दिया गया. The scale of death and destruction was beyond imagination था. देखो, most of the killed and maimed were men of working age थे बेटा. These death and injury reduced the एबल बॉडीड वर्कफोर्स इन यूरोप बेटा। एबल बॉडीड का मतलब क्या होता है कि जो वर्क फोर्स आपकी वर्क करती है, जैसे चिल्ड्रन आपके वर्क फोर्स में नहीं आते, और ऐसे ही जो आपके लोग आपके यंग एज से ज्यादा के होते हैं बेटा, वो भी किस में नहीं आते बेटा? आपके वर्क फोर्स में नहीं आते। विद फ्यूअर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइंड आफ्टर द वार बेटा। फ्यूअर मेंबर्स ऑफ द फैमिली बच गए, तो हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन आफ्टर द वार। द रोल ऑफ वुमेन इंक्रीज हो गया, क्योंकि उनके जो
आपके वर्किंग एज के जो पीपल थे, जो घर की सारी जीविका को या सारे की लाइवलीहुड को चलाते थे, वो वॉर के लिए चले गए। तो लेट टू डिमांड फॉर मोर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का है बेटा। फेमिनिस्ट मूवमेंट स्ट्रॉन्गर हुआ, जो आपका वुमेन से रिलेटेड था। वुमेन स्टार्ट वर्किंग, वुमेन ने काम करना स्टार्ट कर दिया अलोंग साइड मैन इन द एवरी फील्ड में। वुमेन एंड यंगस्टर बिकम मोर इंडिपेंडेंट हो गए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में। दिस वार लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड। लार्ज इकोनॉमिक वॉर में लिंक क्या हो गया बेटा, उसके बीच में खत्म हो गया ना। फाइटिंग फॉर ईच अदर फॉर टू पे फॉर देम, और एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे बेटा, वो फाइट कर रहे थे। सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी बेटा। अब देखो जैसे ही वार का इंपैक्ट पड़ा था इकोनॉमी के ऊपर, तो ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा लोन लिया था बेटा यूएस के बैंक से भी और उनके सिटीजन्स के भी। तो यूएस के एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि यूएस के सिटीजन्स की इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी यूएस में नहीं थी, लेकिन जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी उनकी ओवरसीज थी। तो यूएस पब्लिक दस द वार ट्रांसपोर्ट द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डिवाइडेड टू द इंटरनेशनल क्रेडिटर में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड का डी पॉइंट आता है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, दैट इज 1928 में आपका आया था बेटा, 1934 तक रहा था, जिसका इंपैक्ट बेटा आपकी इकोनॉमीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ा था वर्ल्ड वार का। तो उसके ऊपर इंपैक्ट के बारे में बताना है बेटा। इन द 19th सेंचुरी द कॉलोनियल इंडिया एंड बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ द एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया बेटा मैन्युफैक्चरर्स को। द इंपैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इंडिया वाज फेल्ट स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में फील किया गया। इट वाज एविडेंट दैट इंडियन इकोनॉमी वाज क्लोजली बिकम इंटीग्रेटेड थी, और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ सारा व्यापार होता था, चीजें एक दूसरे के साथ ली और दी जाती थी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था, दैट इज नोन एज ग्लोबल इकोनॉमी। द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस लेड टू द रिडक्शन ऑफ द फार्मर इनकम एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में क्या है बेटा, रिडक्शन आया। लेड टू ग्रेट रूरल अनरेस्ट आया। तो ग्रेट डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्ट द इंडियन ट्रेड को कैसे अफेक्ट किया, इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स नियरली हाफ बिटवीन 1928, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा, कब आया था ग्रेट डिप्रेशन 1928 में, वो हाफ हो गया आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंटरनेशनल प्राइस जो थे बेटा वो क्रैश कर गए, आल्सो प्लंग बिटवीन 1928 एंड 1934 व्हीट प्राइस इंडिया फेल बाय 50%, आपके फॉल हो गए बेटा, बहुत ज्यादा मंदी आ गई आपकी इकोनॉमी के अंदर बेटा। पीसेंट्स एंड फार्मर्स सफर मोर फ्रॉम द अर्बन ड्वेलर्स, तो एग्रीकल्चर प्राइस फेल शार्पली एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट यूज्ड टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड्स को रिड्यूस कर दिया। एंड वर्ल्ड मार्केट वाज द मोस्ट हिट हुई बेटा, कौन सी, वर्ल्ड मार्केट अक्रॉस द इंडियन पीसेंट, और इनडेप्टनेस आपकी जो थी बेटा उधार देना था वो इंक्रीज हुई, और डिप्रेशन प्रूव टू द लेस ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है बेटा, एक श्राप के रूप में ना फॉर द अर्बन इंडिया के लिए कि ग्रीन साबित हुआ। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस बेटा जो हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे थर्ड के डी पॉइंट से। और जो आपका एमएनसीज का रोल है, राइट ए नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज डिसीजन ऑफ एमएनसी टू रिलोकेट द प्रोडक्शन टू द एशियन कंट्रीज। इन नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टू सोल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द ग्लोबल इन द इकोनॉमी के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन। अगर आपको कोई दोबारा टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है या कुछ भी टॉपिक है जो आपको आउटसाइड से लगता है आपको समझना चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन and have a nice day.